Hello students, today we will discuss the next topics of chapter 12 of class 8, that is the pollution of air and water. तो students हमने पिछली previous classes में देखा कि air pollution की causes क्या है ना. एयर पॉल्यूशन हमने प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स के बारे में पढ़ा. सो टुडे वी विल डिस्कस अ न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट्स. सो स्टूडेंट्स, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स को एक बार मैं आपको समझा देती हूँ. नॉर्मली होता क्या है कि जैसे जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कुछ ऐसी गैसेस जो होती हैं वो क्या करती हैं, जैसे ही सन जो रेज जो हमारे अर्थ में पड़ती हैं, ठीक है, फिर से वो अर्थ के सरफेस से बाउंस बैक होके रिफ्लेक्ट होके फिर से स्पेस में जाने लगती है. ठीक है, आधी तो रिफ्लेक्ट हो जाती है, बट कुछ ऐसी रेडिएशंस जो होती हैं वो दोबारा स्पेस में नहीं जा पाती. उनको कुछ गैसेस जो होती हैं वो रोक देती है, जिस वजह से जो होता है एयर जो होती है, ठीक है, वो हीट अप हो जाती है, वार्म अप हो जाती है, और जिस वजह से जो होता है ग्लोबल वार्मिंग कॉज होती है. तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारा ये है. आज के बाद हम इसके बारे में पढ़ेंगे. जो मैंने आपको बताया, सो ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज्ड बाय द गैसेस वाज प्रेडिक्टेड बाय द जोसेफ फरियर in 1824 and the first quantitative investigation about it was done by Wende Arrhenius in 1895. सबसे पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में कॉज्ड बाय द गैसेस के द्वारा होता है, गैसेस के कारण होता है, किसने प्रेडिक्ट किया था? ये जोसेफ ने 1824 में प्रेडिक्ट किया. बट उसका क्वांटिटेटिव फर्स्ट टाइम जो इन्वेस्टिगेशन किया वो आर्हेनियस ने किया था 1895 में. 24 के बाद 1895 में. तो इसमें क्या बोलता है, ये अ पार्ट ऑफ द हीट एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ फ्रॉम द सन इज रेडिएटेड टुवर्ड्स द स्पेस. कि जो हीट एनर्जी सन के द्वारा पृथ्वी ग्रहण करती है, ठीक है, बाद में वो फिर से क्या होता है, स्पेस में चली जाती है. ठीक है, इज रेडिएटेड टुवर्ड्स द स्पेस में दोबारा चली जाती है. बट द ग्रीन हाउसेस गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउसेस गैसेस प्रेजेंट है वो क्या करती है, इस हीट को दोबारा नहीं जाने देती, और जिस वजह से क्या होता है, अर्थ के सराउंड जितनी भी एयर प्रेजेंट है वो वार्म हो जाती है, धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाती है. और इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट. और इसको हम इस फिगर से क्लियरली समझेंगे. ये देखिए, ये हमारी अर्थ है, ये आपको दिख रहा है, ये डायग्राम. तो स्टूडेंट्स देखिए, ये अर्थ है, इसके ऊपर ये जो व्हाइट कलर का सर्कल दिख रहा है, ठीक है, ये हमारा एयर है जो अर्थ के सराउंड प्रेजेंट है. ठीक है, फिर नेक्स्ट आप ओजोन लेयर देख रहे हो, एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट है, स्ट्रेटोस्फेयर है. तो स्टूडेंट्स देखो, नियरली हाफ ऑफ द सोलर रेडिएशन that reaches the troposphere is absorbed by the earth's surface which warms it up. ठीक है, ये वार्म अप होगी. नेक्स्ट आप देखेंगे, मोस्ट ऑफ द यूवी रेडिएशन absorbed by the ozone in the stratosphere. Some of the solar radiations are reflected mainly by the clouds, and some of the radiation emitted by the earth are absorbed by the gases in the troposphere which warm it up. Okay, rest of the radiation escapes from the earth and cools it down and thus balance the absorbed solar radiations. तो इस तरह से क्या है स्टूडेंट्स, हमने इसको डायग्रामेटिकली फिगर से भी हमने पढ़ा. नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज since the industrial revolution, human activities have resulted in increased concentration of greenhouse gases, which further increases the greenhouse effect. ह्यूमन एक्टिविटीज से और नेचुरल फिनोमिना की वजह से बहुत सारे ग्रीन हाउसेस जो होते हैं उसका मैसिव अमाउंट क्वांटिटी जो हो रही है डे बाय डे बढ़ रही है, जो सीरियस ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है वो कॉज कर रहा है. अभी हम नेक्स्ट जो इसके ऊपर ही से बेस्ड टॉपिक जो है, दैट इज द ग्लोबल वार्मिंग, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर. किसमें इंक्रीज, किसमें होगा इंक्रीज? ग्लोबल वार्मिंग को हम कैसे डिफाइन करेंगे? मींस ये इंक्रीज है, किसी चीज
का बढ़ना, पर बड़ी कौन सी चीज है? टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है, जितना अर्थ का टेम्परेचर होता था नॉर्मली जितना है उससे ज्यादा बढ़ गया है। A gradual increase in the concentration of the greenhouse gases in the atmosphere is the main cause behind the global warming. इस ग्लोबल वार्मिंग का, इस अर्थ के टेम्परेचर का राइज होने का क्या कॉज है? ड्यू टू दिस ग्रीन हाउसेस गैसेस, कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ गई है एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस की, जिस वजह से, जिसको हम डिस्कस करेंगे। कॉजेस ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, क्या क्या कॉज हो सकते हैं अर्थ का टेम्परेचर राइज अप होने पे, ठीक है। तो फर्स्ट कॉज के बारे में अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो क्या करती है, स्पेस में जो सन से रेडिएशंस आ रही है, कुछ पार्ट में रेडिएशंस जो अर्थ आ रही है, कुछ एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ बाउंस बैक होके जाती है, फिर से स्पेस में वापस चली जाती है, पृथ्वी के सरफेस से टकरा के फिर से वापस चली जाती है, मतलब रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। बाउंस बैक इज द रिफ्लेक्शन। तो कार्बन डाइऑक्साइड उन रेस को, उन रेडिएशंस को वापस नहीं जाने दे रही है और उसको एटमॉस्फेयर में ही रहने दे रही है, ठीक है। सो इस वजह से क्या होता है, अभी हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, बट अगर इसकी कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड अमाउंट में बढ़ जाए तो ये ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है। और डिफॉरेस्टेशन एंड इंक्रीज ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स की वजह से, पेड़ों के अंधाधुंध कटाव से, ठीक है, और इस ड्यू टू दिस फॉसिल फ्यूल्स के बहुत ज्यादा यूज करने से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका लेवल जो है वो क्या हो रहा है, एलिवेटेड हो रहा है, मींस वो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। अगर हम दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें, जैसे मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, आपकी N2O है, तो डू नॉट आउटवे कार्बन डाइऑक्साइड बट स्टिल कंट्रीब्यूट द ग्लोबल वार्मिंग। वो कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं रिलीज करती बट ग्लोबल वार्मिंग भी कॉज कर रही है, क्योंकि वो भी सन रेज को ट्रैप करती हैं, ठीक है, मतलब वो वापस नहीं जाने देती हैं। आपका CFC जो है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, जिस वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है। दिस एडिशन इज अ वेरी डेंजरस एज इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ CFC इज कैपेबल ऑफ ट्रैपिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ द हीट। तो CFC इतनी डेंजरस गैस है, मींस इसका थोड़ा सा भी अमाउंट अगर प्रेजेंट है ना तो ये बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर सकती है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा होती है ट्रैपिंग द लार्जर अमाउंट ऑफ द हीट। नेक्स्ट हम उसके इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट्स की ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स क्या है, क्या क्या इसके दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं, ये अच्छे हैं ये बुरे हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट बोल रहा है, जो फर्स्ट ऑब्वियस इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का वो क्या है स्टूडेंट्स, हमारी वेदर कंडीशंस वर्ल्ड वाइड चेंज हो रही हैं, ठीक है। हमारा एवरेज टेम्परेचर समर में देखा जाए तो ज़्यादा गर्मियाँ नहीं हो रही है, ठीक है, विंटर्स ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ रही है, रेनफॉल का पैटर्न भी डिस्टर्ब हो चुका है, कुछ प्लेसेस में अच्छी खासी रेनफॉल हो रही है, किसी में हो ही नहीं रही है, ठीक है। कुछ देखा जाए तो ये एग्रीकल्चर को भी अफेक्ट कर रहा है, फॉरेस्ट के फ्लोरा एंड फौना को भी ये अफेक्ट कर रही है चीज। दूसरा जो मेन सीरियस प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, दैट इज द मेल्टिंग ऑफ द आइस इन द पोलर रीजन्स। जो हमारी बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें हैं स्टूडेंट्स, आइस कैप्स हैं, वो पिघल रहे हैं, हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रही हैं, जिस वजह से सी का लेवल पूरे वर्ल्ड वाइड में एलिवेट हो रहा है। एंड ये भी इस वजह से क्या हो रहा है, जो लो लाइंग एरियाज हैं वो डूब रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारी जगहों में फ्लड आ रहे हैं। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं ताजमहल के बारे में, अगर हम केस स्टडी करते हैं तो हम ताजमहल को सेवन वंडर बोला जाता है वर्ल्ड का, इट इज द सेवन वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, ताजमहल में क्या है, बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन की वजह से ताजमहल बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, ग्रेट एक्सटेंट में इफेक्ट हुआ है। क्या वजह है इसकी, येलो पड़ना शुरू हो गया है, डिसकलरेशन होना शुरू हो गई है, जो वाइट मार्बल था वो येलो में चेंज होना शुरू हो गया है, और इस येलोइंग ऑफ मार्बल को हम मार्बल कैंसर बोलते हैं स्टूडेंट्स। और ये किस वजह से हुआ है, इसका एक रीजन है इसके पीछे, दैट इज द एसिड रेन। एसिड रेन की वजह से ये हो रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करें तो आगरा में बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज हैं
ठीक है। ऑयल रिफाइनरी मथुरा में है, ठीक है। आगरा में बहुत सारे ऐसे फैक्ट्रीज है, सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, ऐसी गैसेज बहुत ज़्यादा रिलीज हो रही है, जिस वजह से एसिड रेन जो हो रही है वो कॉज हो रही है। अभी क्या हो रहा है, ये जो एसिड रेन है वो एक्चुअल डैमेज जो है वो कर रही है, किसका डैमेज कर रही है, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड जो प्रेजेंट होती है एसिड रेन में, वो रिएक्ट कर देती है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल का फॉर्मूला होता है जो मार्बल में प्रेजेंट है, दैट इज द कैल्शियम कार्बोनेट इज अनदर नेम ऑफ द मार्बल। तो उसके साथ रिएक्ट कर देती है और उसको खराब करना शुरू कर देती है, वो जलना शुरू हो जाता है, येलो पड़ना शुरू हो जाता है, और जो सूट पार्टिकल्स हैं वो भी व्हाइट मार्बल को येलो में चेंज कर रहे हैं। सूट पार्टिकल्स क्या होता है स्टूडेंट्स? सूट पार्टिकल्स उन सॉलिड पार्टिकल्स को बोला जाता है जो ऑर्गेनिक फ्यूल्स के जलने से जनरेट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, उनको हम सूट पार्टिकल्स बोलते हैं। टू लेसन एनी फर्दर डिटेरियोरेशन ऑफ द मार्बल, इस मार्बल को खराब होने से बचाने के लिए या इस मार्बल को खराब होने से कम करने के लिए, कम खराब हो ही ना, तो कुछ ऐसे गवर्नमेंट ने ऐसा मेजर्स उठाए हुए हैं कुछ। तो उन्होंने क्या किया है, ऑपरेशन ऑफ द सम इंडस्ट्रीज हैज बीन ब्राउट टू एन एंड एंड दोज which are still operating are strictly instructed to use the clean fuels that cause a little or no environmental pollution। या तो फैक्ट्रीज और जो भी इंडस्ट्रीज आगरा एंड मथुरा उसके ताजमहल के आसपास हैं, या तो वो कभी कभार चले या फिर वो क्लीन फ्यूल का यूज करें जिससे ये टॉक्सिक गैसेस कम रिलीज हो, एसिड रेन ना हो पाए। तो उन्होंने इन सब चीज़ों का यूज किया गया है। अगर हम प्रिवेंशन ऑफ एयर पॉल्यूशन के बारे में स्टूडेंट्स बात करते हैं तो हमें क्या क्या प्रिवेंशंस लेने चाहिए। एयर पोल्यूशन इज डिमांडिंग सीरियस अटेंशन बाय ह्यूमंस। वी नीड टू इंश्योर दैट डज नॉट रीच द एक्सट्रीम लिमिट। सम कंट्रीज हैव ज्वाइंड hands to minimize the emission of greenhouse gases. Let's know we can keep a check on air pollution. So first point is using the solar energy. Solar energy को use कीजिए, wind energy को use कीजिए, hydro energy को use कीजिए instead of fossil fuels, जिस वजह से वो gases जनरेट होती है, प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। और मिनिमाइज एयर पॉल्यूटेंट्स भी एनवायरनमेंट में फिर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा अगर हम फॉसिल फ्यूल्स यूज नहीं करते, उनकी जगह में हम ये एनर्जीज यूज करते हैं, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी। सेकेंड क्या बोल रहा है, अगर हम क्लीन फ्यूल्स यूज करते हैं जैसे आपका सीएनजी है ट्रांसपोर्टेशन में, तो ये भी जो टॉक्सिक गैसेस है कम रिलीज करेगा, जो एनवायरनमेंट में पॉल्यूटेंट, एयर पॉल्यूटेंट का काम करती है। जितने ज़्यादा आप पेड़ लगाएंगे उतना ज़्यादा एयर पॉल्यूशन कम होगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रीज में एबिलिटी होती है कि वो एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, तो जितने ज़्यादा प्लांटिंग ऑफ ट्रीज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सटेंड जो अमाउंट ज़्यादा है वो बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, अगर हम क्रैकर्स या फायर वर्क्स जो हैं उनको मिनिमाइज करते हैं, उनका कम यूज़ करते हैं, उनको रिड्यूस कर सकते हैं, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन है एयर में तो वो भी कम हो जाएगी और सल्फर डाइऑक्साइड की भी कम हो जाएगी, जिस वजह से एसिड रेन्स नहीं हो पाएंगे, ये पॉल्यूटेंट्स कम हो जाएंगे, प्राइमरी भी कम हो जाएगा तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स भी कम हो जाएगा। मेकिंग कंपोस्ट इंस्टेड ऑफ बर्निंग ड्राई लीव्स और ट्विग्स will reduce the release of carbon dioxide gas। हमें खेतों में जो रेजिड्यूज होता है स्टूडेंट्स, फार्मर्स उसको मिलने जलाते हैं, अगर वो हम जलाना बंद कर दें और उन ड्राई ट्विग्स और लीव्स का यूज़ हम उनको कंपोस्ट बनाने में करें तो काफ़ी हद तक हम एनवायरनमेंट में इस एयर पॉल्यूशन को रोक सकते हैं, जिस वजह से हेल्थ इश्यूज नहीं हो पाएंगे। तो हमारा इसमें स्टूडेंट आज जो एयर पॉल्यूशन वाला टॉपिक था वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम वाटर पोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।